हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उद्धारशाला में। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। हम इनकम टैक्स की कैसे कैसे शुरुआत हुई है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं हिस्ट्री। इनकम टैक्स की हिस्ट्री से लेकर चलते हैं। तो हिस्ट्री, जहाँ वर्ड हिस्ट्री आता है तो आप समझ के चलिए कि एंशियंट टाइम पीरियड हम लेकर चलते हैं फिलहाल। तो इंडिया में जो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट आया वो एंशियंट टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था। आपकी मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में ही इनकम टैक्स के रेफरेंसेस मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू मनु, राजा जो होते थे वो शास्त्र के अकॉर्डिंग ही कर लगा सकते थे। उन्होंने राजा को ये भी एडवाइस दी थी कि टैक्स इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होना चाहिए, और साथ ही ये भी समझाया था कि टैक्स ज्यादा लेना या फिर बिल्कुल भी नहीं लेना, दोनों ही उनके राज्य के हित में नहीं होगा। उस समय व्यापारियों को उनके प्रॉफिट्स का 1/5 पार्ट सोने और चांदी के रूप में देना होता था, टैक्स के रूप में। और जो किसानों पर उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग 1/5, तो क्योंकि 1/5 व्यापारी दिया करते थे तो किसानों को 1/6 या फिर 1/8, जैसा भी उनके सर्कमस्टांसेस होते थे उनके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करनी होती थी टैक्स की। अगर हम मनुस्मृति और अर्थशास्त्र का डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि एंशियंट टाइम पीरियड में भी टैक्स का एक वेल प्लान्ड सिस्टम होता था। उस समय टैक्स जो होता था सोने चांदी के सिक्कों के रूप में या फिर पशु, अनाज, इन सब के रूप में दिया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडर्न टाइम पीरियड आ गया और ब्रिटिशर्स का टाइम आया। उस समय क्या होता था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, आप लोगों को पता होगा 1857 में मंगल पांडे वाली क्रांति हुई थी, तो सभी लोगों ने मिलकर आक्रमण किया था अंग्रेजों पर। तब क्या हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ था। उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने 5 साल के लिए इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1860 को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पूरी तरह से ब्रिटिश इनकम टैक्स एक्ट पर बेस्ड था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 4 टाइप की, यानी कि 4 टाइप्स की इनकम पर टैक्स लगता था, जो कि कौन कौन सी थी। फर्स्ट थी आपकी सैलरी एंड पेंशन। सेकंड, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज। थर्ड होती थी इसमें इनकम फ्रॉम लैंड एंड प्रॉपर्टीज, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड थी। एंड फोर्थ आपकी थी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग इन 4 टाइप की इनकम पर टैक्स लगा करता था। अगर मैंने आपको बताया था थर्ड में इन एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड थी, इसका मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगता था उस टाइम। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये एक्ट 5 साल के लिए बना था, तो उसके बाद 5 साल पूरे होने के बाद जब ये एक्ट लैप्स हुआ तो इसे 1867 में लाइसेंस एक्ट में रिप्लेस कर दिया गया, जिसको बाद में क्या बनाया गया, सर्टिफिकेट टैक्स बनाया गया। देन फिर 1873 में इसे भी अबॉलिश कर दिया गया, और उसके बाद सेवरल अमेंडमेंट्स हुए जिसमें इनकम टैक्स को एक परमानेंट स्टेटस दिया, जब इनकम टैक्स एक्ट 1886 पास हुआ। तो हम ये समझ के चल रहे हैं कि 1866 में, हम ये मान के चलते हैं कि 1866 में इनकम टैक्स को एक परमानेंट पहचान मिल गई थी, हम ये मान के उसमें चल सकते हैं। अब 1886 में क्या हुआ, इस एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो 1860 में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा करता था, 1886 एक्ट पास होने के बाद एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन वही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो जो एसएससी खुद के लिए लेगा, मतलब फैमिली वाला डिपेंडेंट्स के लिए अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वही वहां पर डिडक्शन मिल रही थी जो प्रीमियम वो खुद के लिए पे कर रहा था।
इसी एक्ट में HUF यानी कि आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंट्रोड्यूस किया गया और उसको एक डिस्टिंक्ट टैक्सेबल एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया 1886 में। 1886 जो था वो 1917 तक लागू रहा, यानी कि 1917 तक आपका 1886 एक्ट लागू था। इसीलिए इस एक्ट को हम ये मान के चल सकते हैं, ये एक्ट जो है हम इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन बोल सकते हैं, क्योंकि इसी एक्ट के बाद इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत हुई। फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, बोला जा सकता है कि इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट का फाउंडेशन स्टोन क्या है, आपका इनकम टैक्स एक्ट 1886 है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुए उनको खत्म करने के लिए न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1918 को इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट में करंट ईयर की इनकम पर टैक्स लगाना था, कैजुअल रिसीप्ट अगर कोई हुई है तो उस पर टैक्स लगेगा, साथ ही सरचार्जेस को परमानेंट कर दिया गया और टैक्स रेट्स को हाई किया गया, क्योंकि उनको सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को रिकवर करना था। तो उन्होंने 4 काम किए। पहला क्या किया, उन्होंने करंट ईयर की इनकम पर टैक्स लगाया, करंट ईयर की इनकम पर टैक्स। और क्या किया, कैजुअल इनकम पर भी टैक्स लगाया, यानी कि जो भी कैजुअल रिसीप्ट होती हैं उन पर भी टैक्स लगा। सर चार्जेस को परमानेंट किया गया और टैक्स रेट्स को हाई कर दिया गया। अब क्योंकि ये ऑब्वियसली अगर आप अब समझें तो टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, सरचार्जेस परमानेंट कर दिए गए, तो इस वजह से क्या हुआ, ये एक्ट ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। ठीक है, और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब पास हुआ 1919 में, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी गई, यानी कि ये कहा गया कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे अब कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। 1919 में ये बात फाइनल हुई। फिर क्या हुआ, क्योंकि 1919 में ये बात फाइनल हो गई, तो जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात सौंप दी गई तो 1921 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया। क्या बनाया, टैक्सेशन ऑन इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया गया 1921 में। उसमें क्या हुआ, उनका काम ये था कि टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करो। क्या काम था उनका, टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करने का उनका काम था कि टैक्स को चेंज कर दीजिए, वो ठीक नहीं है। जिसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1922 पास हुआ। ठीक है, यानी कि 1918 में जो एक्ट पास हुआ था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, उसको खत्म करके 1921 में टैक्सेशन ऑन इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया गया, जिसका काम क्या था कि वो पुराने एक्ट को खत्म करके उसके टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ नया बना के दे। तो वो नया क्या बनकर आया, इनकम टैक्स एक्ट 1922 बनकर आया। इस एक्ट में क्या नया था, इस एक्ट में सबसे पहला जो मेन पॉइंट था, मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। यानी कि उससे पहले कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, जो भी काम होते थे टैक्स रेट बनाने हैं कुछ भी, जो वो डायरेक्टली इनकम टैक्स एक्ट बनाता था नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो भी मैकेनिज्म बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, वो 1922 में इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई एक अलग से इनकम टैक्स एक्ट का, यानी कि इनकम टैक्स का एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वो चीज उस टाइम इंट्रोड्यूस की गई। दूसरा इसमें पॉइंट था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कब लगेगा, करंट ईयर में लगेगा। प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कब लगेगा, करंट ईयर में लगेगा। और एनुअल बजटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया।
एनुअल बजटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम आजकल वो बजट बोलते हैं ना कि हर साल बजट बनेगा, है ना। तो ये 3 मेन पॉइंट थे जो 1922 एक्ट में मेन पॉइंट रखे गए। उसके बाद क्या हुआ, 1922 के बाद इंडिपेंडेंस तक कई बार चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स होते रहे। फिर फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1922 की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसको दूर करके उसको और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के पर्पज से गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको लॉ कमीशन को सौंपा और ये कहा कि हमें एक रिपोर्ट तैयार करके बताइए कि इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसको और प्रैक्टिकली और अच्छे से कैसे बनाया जा सकता है। तो लॉ कमीशन ने 1958 तक एक रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली थी। कब तक तैयार कर ली थी? 1958 तक लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली। बट फिर क्या हुआ, 1958 के टाइम पर ही एक नई कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी। ये कमेटी बनाई गई 1958 में, जिस टाइम पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाकर दी थी। ठीक है, इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर महावीर त्यागी। डॉक्टर महावीर त्यागी। उसके बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट पर और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर कोडर जो डॉक्टर महावीर त्यागी की कमेटी ने और प्रोफेसर कोडर ये की सजेशंस के साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास हुआ, जो कि कब से लागू हुआ वो 1 अप्रैल 1962 से, और वो भी ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो लागू कर दिया गया। जो एक्ट हम आज पढ़ते हैं वो 1961 है, फाइनल एक्ट जो हम आजकल पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैसे बना उसकी हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स सिस्टम, यानी कि इनकम टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, या वो अच्छे से काम करे तो कहाँ कहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने होते हैं, वो किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे लॉज हैं, सारे रूल्स हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो पहला तो वही इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो मैंने अभी आपको बताया कब से लागू हुआ, आपका 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फिलहाल 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 298 क्या है आपके सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, एंड 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये एक्ट जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इनफैक्ट जो भी हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट निकलता है उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस उसमें एक्ट में होते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका इनकम टैक्स रूल्स 1962, यानी कि हमें एक तो एक्ट के पर ध्यान देना है, दूसरा हमें किस चीज पर ध्यान देना है, इनकम टैक्स रूल्स 1962 पर ध्यान देना है, जो कि एक सप्लीमेंट है इनकम टैक्स एक्ट के। ठीक है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वेरियस फॉर्म्स लिखे हुए हैं, सर्कुलर्स होते हैं इन रिलेशन टू वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट के जो भी रूल्स एंड जो भी सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस में लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में लिखे हुए हैं। सेम चीज ये जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनुअल फाइनेंस एक्ट, सेम ऐसे ही इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, अमेंडमेंट उसमें होते रहते हैं। देन आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आप हर साल देखते हैं कि 28 फेब को, आपको पता होगा 28 फेब को, हर साल 28 फेब को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल उसी फाइनेंशियल ईयर मतलब उसी नेक्स्ट उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से वो एप्लीकेबल होना होता है।
जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो बताते हैं कि इनको हम क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या हमें अब इस साल टैक्स रेट्स रखने हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। जो कि आपने देखा होगा टेलीविज़न और रेडियो पर बताया जाता है और नेक्स्ट डे आपको न्यूज़पेपर में भी उसके हाइलाइट्स मिल जाते हैं। ठीक है? तो जो 28 फ़ेब को फाइनेंस मिनिस्टर प्रेज़ेंट करते हैं पार्लियामेंट में, तो दोनों ही पार्लियामेंट्स यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वो पास होने के बाद और उसको वो क्या होता है, एक फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है? उसमें अगले साल से मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के या कह सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के टैक्स रेट्स और अमेंडमेंट्स मेंशन होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस कौन निकालता है? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस निकालती है। ठीक है? उन नोटिफिकेशंस में इनकम टैक्स से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होते हैं, जिनको हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जब भी हम अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं, वो हमें चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद हमें एक और किसका ध्यान रखना होता है? हमें सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस ऑफ द सीबीडीटी का ध्यान रखना होता है। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी बोर्ड है उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कोई भी असेसी के बीच में या फिर डिपार्टमेंट के बीच में जो भी या किसी ने आरटीआई फाइल की है, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड या किसी को कोई अमेंडमेंट समझ में नहीं आई है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्लैरिफिकेशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम जो है सीबीडीटी डिक्लेयर करती रहती है। जिसमें कि वो बताती है कि इस हर अमेंडमेंट के बारे में, हर नोटिफिकेशन के बारे में क्लैरिफिकेशंस देती है। ठीक है? तो उन क्लैरिफिकेशंस का भी बहुत ध्यान रखना होता है ताकि जैसे हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हम सर्कुलर्स को विद एक्सप्लेनेशन पढ़कर हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देन फाइनल होता है केस लॉज़। केस लॉज़ का मतलब जो बाकायदा कोर्ट में केसेस जाते हैं, जो क्यों जाते हैं? अगर डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो कहाँ जाएँगे? ऑब्वियसली कोर्ट में जाएँगे। तो उन केसेस में जो डिसीजंस आते हैं, उनका ध्यान रखना है। तो देखिए 2 कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, एक तो हाई कोर्ट और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ, जिसकी बात हमेशा मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य होगा, लागू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी कॉन्फ्लिक्ट में कोई डिसीजन दिया है तो आगे के हर कॉन्फ्लिक्ट में वो डिसीजन मान्य होगा। ठीक है? और अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में मान्य है, ऑल ओवर इंडिया वो मान्य नहीं होगा। ठीक है? तो हमें हर टाइम ये सारी चीजें देखते हुए चलना है। जब भी हम टैक्स की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें इन 6 के 6 चीजों को देखकर चलना होता है, तब हम जाके ठीक से अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस कर पाते हैं। ठीक है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स कैसे शुरुआत से आया है और कैसे वर्क करता है। ओके? नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय एंड थैंक यू टू लिसनिंग टू मी।